हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। और आज हम एनसीईआरटी क्लासेस में क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पूरी क्लास 11th पूरी क्लास 12th के सारे चैप्टर्स ही एक बार ओवरव्यू देखेंगे कि हमारी क्लास 11th 12th में कौन कौन से चैप्टर हैं। आपने ऐसा देखा होगा जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब में ही पहले चैप्टर्स बेसिकली बेसिक नॉलेज के लिए होते हैं कि आपको क्लास 11th और 12th में क्या पढ़ना है। उसी तरह से ये हम फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर लेकर आए हैं। इसमें आपको बताया जाएगा, फिजिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाएगी कि आखिर में फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का क्या रिलेशन है मैथमेटिक्स के साथ, आखिर में आपको क्लास 11th और 12th में क्या क्या स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो सबसे पहले हम फिजिक्स को जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which discuss about the nature and natural phenomena. It tells us why and how things behave as they do and help us to predict futures of things. कहने का मतलब है फिजिक्स एक ऐसी साइंस है, फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डिस्कस करती है इस पूरे नेचर को एंड नेचुरल फिनोमिना को। यानी कि फिजिक्स बताती है कि आखिर में ये काम कैसे हो रहा है, ये दिन और रात का होना, इन पंखों का चलना, ये आवाज़ मेरी आप सुन पा रहे हो, स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर चैनल्स का आ जाना और रिमोट से टीवी का चल जाना, ये सब कुछ प्रूफ हुआ है बाय फिजिक्स। देखिए, आप फिजिक्स से फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल मैप से, एग्जाम्पल इसका गूगल मैप है, जैसे आप मोदी नगर से मेरठ चले तो जैसे आपने गूगल मैप ओपन करा तो पहले ही बता देगा कि हाँ आप 20 किलोमीटर पर की स्पीड से चल रहे हैं तो आप 45 मिनट में मेरठ पहुंच जाओगे। तो फिजिक्स के हेल्प से आप फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब व्हाट इज अ रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद मैथमेटिक्स? आर दी टू सेम? फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशनशिप है? क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? क्या ये दोनों सेम हैं? तो हम क्या बताएंगे कि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट, फिजिक्स इनकम्प्लीट है विदाउट मैथमेटिक्स के, और मैथमेटिक्स जॉबलेस हो जाता है विदाउट या विद फिजिक्स से। कहने का मतलब मेरा ये है कि फिजिक्स भी अधूरी है मैथ के बिना और मैथ भी अधूरा है फिजिक्स के बिना। यानी कि मैथमेटिक्स भी जॉबलेस हो जाता है फिजिक्स के बिना। ठीक है, इसलिए एक स्टेटमेंट हमने लिखा है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। कि फिजिक्स राजा है साइंस का और जो मैथमेटिक्स है वो रानी है साइंस की। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारा ये चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, इसमें आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। बताया जाएगा कि भाई फिजिक्स क्या है, फिजिक्स हमारी लाइफ में क्या एंटरटेन करती है, हमारी लाइफ को कैसे मतलब प्रूफ करती है कि भाई ये रात और दिन का कैसे कैसे होना। तो हम फिजिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज लेने जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। यानी कि हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स जानने के लिए 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ने जरूरी हैं। सबसे पहला यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन, यूनि का मतलब है एक, यानी कि एक यूनिवर्सल लॉ, यानी कि एक लॉ से बहुत सारे फिनोमिना को प्रूफ कर देना ही यूनिफिकेशन है। अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉस, यानी कि एक मामूली सी लॉ के जरिए हम बहुत सारे फिनोमिना को प्रूफ कर दें, यही यूनिफिकेशन है। जैसे फ्री फॉल ऑफ एप्पल, एप्पल का ऊपर से गिरना, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, सन के अराउंड प्लेनेट्स का घूमना, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लेनेट, प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स का घूमना, ये सब कुछ, ये ढेर सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हुए हैं एक सिंगल लॉ से जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि F = G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और m मासेस और r हमारा डिस्टेंसेस होता है। दूसरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर चलते हैं जिसका नाम है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म जब हम एक लार्ज सिस्टम की स्टडी करते हैं
और मतलब जब हम किसी लार्ज सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं और स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी बड़े सिस्टम को तोड़ कर उसके ब्रेक कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में पढ़ना ही रिडक्शनिज्म है। आप इस वर्ड से समझ चुके होंगे, इसका मतलब है किसी चीज को ब्रेक कर देना, किसी चीज को तोड़ देना, ये ही रिडक्शनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जनरेटर पर आप स्टडी कर रहे हो, तो आप जनरेटर पर कैसे स्टडी करेंगे? आप जनरेटर को खोलोगे और उसमें मैग्नेट, अर्नेचर कोइल, स्लिप रिंग्स, आपको ये चीज़ें मिलेंगी और आप इनसे समझेंगे कि हाँ, आप पूरी स्टडी कर सकते हो जनरेटर के बारे में। अब हम बात करते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कि आखिर में जो हमारी फिजिक्स है इसका स्कोप क्या है। स्कोप का यह मतलब है कि आप क्लास 11th और 12th में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो। जैसे स्कोप हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, मैक्रोस्कोपिक स्कोप और माइक्रोस्कोप, यानी कि हम बड़े बड़े, मैक्रो का मतलब है कोई बड़ी चीज़ें की बात हो रही है और माइक्रो का मतलब है छोटी चीज़ों की बात हो रही है। तो मैक्रोस्कोपिक में, यानी कि मैक्रोस्कोपिक जो हमने सिलेबस डिराइव करा है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए, जो हमारा मैक्रोस्कोपिक है इसमें आप मैकेनिज्म्स में क्लास 11th में मोशन चैप्टर पढ़ोगे, लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड और ओसिलेटरी। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है वो आपको बताता है कि आखिर में क्लास 11th और 12th में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अभी जो हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको रट्टा या याद नहीं करना, अभी तो सिर्फ एक सिलेबस का ओवरव्यू आपको दिखाया जा रहा है कि क्लास 11th और 12th में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर थर्मोडाइनेमिक्स में आपको क्या पढ़ना है? हीट, थर्मो और टेम्परेचर, लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, हीट इंजन के बारे में पढ़ना है। जैसा आपको पता होगा जो थर्मोडाइनेमिक्स के लॉज हैं वो 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये 3 लॉज होते हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स में क्या पढ़ना है और ऑप्टिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ना है, करंट के बारे में, मैग्नेटिज्म्स के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में, ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन मिरर्स के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में आपको जानकारी लेनी है या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक सिलेबस की। देखिए, माइक्रोस्कोपिक में आपको क्या पढ़ना है? ये क्वांटम फिजिक्स है, यानी कि आपको जो पूरी फिजिक्स है वो क्लास 12th में ही पढ़नी है। उसमें आप पढ़ोगे एटम्स क्या हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, या नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, या नेचर ऑफ प्रोटॉन, या सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये बातें याद नहीं रखनी है, ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है सिलेबस का। उसके बाद हम बात करते हैं, हम आखिर में, जैसे हमारी एनसीईआरटी में एक टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी कि हम फिजिक्स पढ़ने के लिए आखिर में एक्साइटमेंट क्यों रहते हैं। तो हम डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ में फिनोमिनाज होते हैं, हम उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम उन्हें समझ सकते हैं, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, और हम जो मतलब डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, हम एप्लीकेशंसों को समझ सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन, यानी कि हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल गूगल मैप का बताया था, वीडियो स्किप करने के आप देख सकते हैं गूगल मैप के बारे में मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता फिजिक्स और टेक्नोलॉजी। ये जो टर्म है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, ये 2 टर्म हैं और इन दोनों टर्मों को आपस में फादर कहा जाता है, कि फिजिक्स फादर है टेक्नोलॉजी का और टेक्नोलॉजी फादर है फिजिक्स का। जब भी नई फिजिक्स बनती है तो टेक्नोलॉजी बन जाती है, और टेक्नोलॉजी की डिमांड पर बनती है फिजिक्स। फिजिक्स, जब हम नई फिजिक्स बनाते हैं तो नई टेक्नोलॉजी बन जाती है, और टेक्नोलॉजी की डिमांड पर बनती है फिजिक्स। न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी, और नीड ऑफ टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स। जब भी कोई नई फिजिक्स बनेगी तो नई टेक्नोलॉजी बन जाएगी, और टेक्नोलॉजी की डिमांड से नई फिजिक्स बनेगी। जैसे हमने साइंटिस्टों ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर्ड किए सिलिकॉन चिप्स। तो जब वे स्टडी करते रहे सिलिकॉन चिप्स पर, तो उन्होंने सेमीकंडक्टर्स को मतलब सेमीकंडक्टर्स उन्होंने ढूंढ लिए, और सेमीकंडक्टर्स से बने लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टीवीज, ये वगैरह वगैरह बन गए।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फंडामेंटल फोर्सेस इज नेचर। जो इस पूरे प्राकृतिक में जो हमारी फंडामेंटल फोर्सेस हैं हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए ये हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इन 4 फोर्सों से ही इस दुनिया में जितनी भी फोर्सेस हैं इन 4 फोर्सेस से ही वो डेवलप हुई हैं। चाहे आप क्लास 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, MSc में पढ़ो, BSc में पढ़ो, इन 4 फोर्सेस से ही सारी फोर्सेस डेवलप हुई हैं। और चाहे उनका नाम अलग हो लेकिन इन 4 फोर्सेस से ही वो सारी फोर्सेस डेवलप हुई हैं। सबसे पहली हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस है जो एक्ट बिटवीन एनी 2 मासेस इन द यूनिवर्स। जब हमारी ये एक्ट यानी कि ये मिलती है 2 मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसकी पावर 10 की पावर -35 होती है। इसका जनरल फॉर्मूला F = Gm1m2/r² होता है। ये दुनिया की वीकेस्ट फोर्स होती है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स मानी जाती है क्योंकि सन और अर्थ के बीच में हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है। डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इसे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। वीक न्यूक्लियर फोर्स इसकी पावर 10 की पावर -13 होती है। ये एक्ट बिटवीन यानी कि ये न्यूट्रियोनी एंड अदर पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये बी ओनली इन बी डी के यानी कि बीटा डी के हम इसे बोल सकते हैं। ये शॉर्ट रेंज होती है और इसकी पावर 10 की पावर -4 मीटर टू 10 की पावर -15 मीटर तक पाई जा सकती है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। इसकी वैल्यू 10 की पावर -2 होती है। ये एक्ट बिटवीन चार्जेस, ये 2 चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। इसे डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करना जा रहे हैं जिसकी पावर 1 होती है और जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली फोर्स होती है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट यानी कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करती और ये शॉर्ट रेंज फोर्स हमारी मानी जाती है। अब आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सी है। तो जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। कहने का मतलब है आप याद कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ इधर से इधर भाग रही है, यानी कि जो सबसे जो वीक फोर्स है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है। उससे जो मतलब हाईएस्ट फोर्स है वो हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स है। उससे जो हाईएस्ट फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और उससे जो हाई है, जो सबसे हाई फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। आप इनकी पावर को देखकर भी इनका अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब है हमने NCERT की हर एक लाइन, हर एक टॉपिक, जैसे हमारे टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं इसमें दिए गए हमारे टॉपिक्स हैं। इसमें बताया गया कि भाई व्हाट इज़ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस क्या, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज क्या। हमने हर टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करी है और हमें लगता है हमने हर पॉइंट वो कवर करा है जो NCERT में दे रखा है। और इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, हम उससे पहले एक लेक्चर लाने जा रहे हैं आपके लिए जिसका नाम बेसिक मैथमेटिक रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 11th में PCB स्ट्रीम चॉइस करते हैं और हमने भी आपको बताया कि भाई फिजिक्स इनकम्प्लीट है मैथ के बिना, तो आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए एक बेसिक मैथमेटिक का लेक्चर पढ़ना पड़ेगा जिससे आपके मतलब आप में एबिलिटी हो जाएगी कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। साइन वाइन कोस के बारे में हमें बताया जाएगा। तो इसके बाद हमारा एक बेसिक मैथमेटिक का लेक्चर आएगा जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल है सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।